नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत भूमि पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक कई युद्ध लड़े गए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी थे जिसने इतिहास को बदल दिया और आने वाले समय पर अपनी गहरी राजनीतिक छाप छोड़ी। दोस्तों, नॉलेज डायरी के इस वीडियो में जानेंगे भारत का इतिहास बदलने वाले 5 ऐतिहासिक युद्ध के बारे में। इन 5 युद्धों में सबसे पहले बात करेंगे कलिंग के युद्ध के बारे में, जो सम्राट अशोक और कलिंग की सेना के बीच हुआ। कलिंग युद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे हिंसक और भयानक युद्धों में से एक है। यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का यह युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी और इसने उसके जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। सम्राट अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई शुरू हुई। ईरान से लेकर बर्मा तक फैले विशाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और स्वतंत्रता प्रिय छोटी सी रियासत कलिंग के बीच हुआ यह युद्ध अपनी आक्रामकता एवं भीषण नरसंहार के लिए काफी प्रसिद्ध है। कलिंग के आत्मसम्मान के इस युद्ध में आहुति देने के लिए हजारों की तादाद में कलिंग के सामान्य सशस्त्र नागरिक भी युद्ध में तैनात थे। दोस्तों, कलिंग के युद्ध के मुख्य 4 कारण थे। पहला, कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहता था। दूसरा, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरा, स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। और चौथा, यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। दोनों शक्तियों के बीच की दुश्मनी राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वाभाविक थी, क्योंकि उनका अस्तित्व एक दूसरे के करीब था। इस युद्ध में महानरसंहार हुआ। लगभग समस्त कलिंग की सेना नेस्त नाबूद हुई और मौर्य सेना को भी विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध की विभीषिका देख सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने और भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा विश्व विदित है। लेकिन इस प्रतिज्ञा और भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट के बौद्ध धर्म ग्रहण कर अहिंसा के पथ पर चले जाने का प्रभाव भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए लिख लिया गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और फिर एक समय संसार के सबसे आक्रामक साम्राज्य के अधिकांश राजा अहिंसा के पथ पर चल पड़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि सैन्य बल कम होते हुए भी विदेशी हमलावर अपनी आक्रामक रणनीति के बल पर यहाँ के राजाओं को परास्त करने में सफल रहे। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। अहिंसा की नीति के कारण उनके सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनका पतन आरंभ हो गया। अशोक की मृत्यु के कुछ ही वर्ष के भीतर ही मौर्य वंश का पतन होना शुरू हो गया। दोस्तों, इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13 शिलालेख से मिलता है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ी गई तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में। दोस्तों, सन 1191 तक भारत मुख्य रूप से हिंदू राजपूत राजाओं के अनेक साम्राज्यों में बटा हुआ था। इससे पहले कुछ पश्चिमी हमलावर यहाँ जरूर आए, लेकिन वो भारत के पश्चिमी भूभाग तक लूटपाट करने तक ही सीमित रहे और वापस लौट गए। सन 1191 में पहली बार अफगानिस्तान के गोर प्रांत के मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका मुकाबला दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित तराइन के मैदान में राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें मोहम्मद घोरी की हार हुई और वह भाग गया। लेकिन अगले वर्ष वह फिर और ज्यादा तैयारी और ज्यादा सेना के साथ वापस लौटा। सन 1192 के इस तराइन के युद्ध में अपनी आक्रामक गुट सेना और रणनीति से मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान की भारी भरकम सेना को हरा दिया, पृथ्वीराज को बंदी बनाया और फिर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, भारत के इतिहास पर इस युद्ध से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव किसी और युद्ध का नहीं पड़ा। भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत इसी युद्ध से मानी जा सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं तराइन की लड़ाई के प्रभाव क्या क्या थे। तो सबसे पहला, भारत में पहला मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ। मोहम्मद घोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, इस तरह तराइन की लड़ाई ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया।
पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। उस समय दिल्ली पर लोदी सल्तनत के इब्राहिम लोदी का राज था। दिल्ली के पास स्थित पानीपत में काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लोदी की सेना संख्या में अधिक और ज़्यादा शक्तिशाली थी, किंतु उस समय के सामरिक हथियारों से कहीं उन्नत हथियार, खासकर अपनी 24 तोपों के दम पर बाबर ने लोदी की सेना को हरा दिया और इस लड़ाई में ही इब्राहिम लोदी की मौत हो गई। इस प्रकार संसार के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक मुगल शासन की भारत में स्थापना हुई। दोस्तों, युद्ध के परिणाम के बाद की स्थिति की बात करें तो पानीपत के युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद और तोपों का प्रयोग किया। मुगल शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जो भारत, विशेषकर उत्तर भारत का ताना बाना है, उसकी नींव मुगल शासन की स्थापना के साथ ही रख दी गई थी। तो दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। प्लासी का युद्ध, लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। 1757 ईस्वी सन में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। दोस्तों, उस समय भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक और भविष्य के सामरिक आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था। सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के समर्थन में था। सन 1756 में उसने अंग्रेजों के कलकत्ता स्थित व्यापार केंद्र पर हमला किया और वहां मौजूद ब्रिटिश फौज का नरसंहार कर दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। गुस्साए नवाब ने मई 1756 में आक्रमण किया। 20 जून 1756 ईस्वी सन में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार किया। अधिकार होने के पहले ही अंग्रेज गवर्नर ड्रैक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप में शरण ले ली। कलकत्ता में बची कुची अंग्रेजों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दोस्तों, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में काली कोठरी की दुर्घटना घटी, जिसने अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के संबंध को और भी कटु बना दिया। कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों, जिनमें उनकी स्त्रियां और बच्चे भी थे, उन सबको फोर्ट विलियम किले की एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। मद्रास से क्लाइव लॉयड और वॉटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े। वहीं नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में भी कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला के सिपहसालार मानिक चंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। उसके बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। उस समझौते को अलीनगर की संधि कहा गया। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस दी जानी थी। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों को सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और यहाँ से शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध की। वहीं अंग्रेज थे जो इस संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बिठाना चाहते थे, जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा न डाले।
क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लालच दिया, जिसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का खर्च वहन करने का आश्वासन दिया। दोस्तों, इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद भी अंग्रेजों के साथ जुड़ गए थे। सारी तैयारियां हो जाने के बाद क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की, लेकिन वह असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन दोस्तों, यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागे, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मिरन ने उन्हें पकड़वा कर मार डाला। दोस्तों, अब युद्ध के परिणाम के बारे में बात करें तो इस युद्ध के अत्यंत ही व्यापक और स्थायी परिणाम निकले, जिसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर हमेशा के लिए पड़ा। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और संधि के अनुसार अंग्रेजों को भी कई सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आया जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण हमेशा के लिए कायम कर दिया। अंग्रेज अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए। दोस्तों, इसका नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरा हुआ। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहाँ से सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया और मुगल सम्राट तमाशा देखते रह गए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण शुरू किया। वहीं बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर लिया। कोहिमा का युद्ध, इंग्लैंड और जापान। दोस्तों, कोहिमा भारत में बर्मा की सीमा के निकट नागालैंड में स्थित है। कोहिमा का यह युद्ध इतिहास में पूरब के स्टालिनग्राद के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिली पराजय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौजों को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिकस्त थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप और संभवतया सारे संसार में जापानियों को बढ़ने से रोक दिया। 22 जून 1944 को युद्ध का समापन हुआ और जापान की सेना हार के बाद पीछे लौटी। इस युद्ध में भारतीय और ब्रिटिश सेना दोनों की जीत हुई। 2013 में इसे ब्रिटेन का महान युद्ध घोषित किया गया। कोहिमा क्षेत्र में जापान ने एक बड़े अभियान के एक हिस्से के तौर पर हमला किया था। दोस्तों, जापान के उस प्लान का नाम यूगो था। इस प्लान के तहत जापानी सेना की 3 टुकड़ियों ने इम्फाल, कोहिमा और नगा हिल्स पर हमला किया। अभियान का नेतृत्व जनरल रेन्या मुतागुशी ने किया। 1944 की शुरुआत में उसके नेतृत्व में जापानी सेना ने चिंडविन नदी के पार हमला किया था। जापान का मकसद ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं को खत्म करना था। योजना थी कि जापानी सेना की 2 टुकड़ियां इम्फाल के मैदान में ब्रिटिश और भारतीय फौज को घेर कर मारेगी। तीसरी बटालियन दीमापुर रेल टर्मिनल और बड़े रसद आपूर्ति डिपो के बीच सड़क से संपर्क को काट देगी। जापान के रणनीतिकारों का मानना था कि इससे ब्रिटिश फौज कोहिमा में फंसी रह जाएगी और इससे बर्मा पर फिर से कब्जे की ब्रिटेन की योजना नाकाम हो जाएगी। जापान की 31 डिवीजन के सैनिक 1 अप्रैल को कोहिमा के करीब 50 किलोमीटर पूरब में पहुंच गए। 3 अप्रैल की रात तक वे कोहिमा के दक्षिण में पहुंच गए। कोहिमा की लड़ाई 4 अप्रैल से असरदार ढंग से शुरू हुई। शुरू में ब्रिटिश और भारतीय सैनिक सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। जापानी सेना उन पर हावी हो रही थी। इसी बीच ब्रिटिश सेना की दूसरी डिवीज़न बेलगाम में थी। आदेश मिलते ही डिवीज़न के सैनिक जमीन, रेल और हवाई मार्ग से युद्ध के मैदान में पहुंचने लगे। ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के पास पानी का स्टॉक खत्म होने लगा था। टेनिस कोर्ट के आसपास लड़ाई ज़्यादा गंभीर थी।
जापानी फौज ने 17 और 18 अप्रैल के बीच रात में बंगले पर कब्जा कर लिया था। वहीं ब्रिटिश टुकड़ी अगले दिन पहुंची। ब्रिटिश सेना की दूसरे डिवीज़न की 5वीं ब्रिगेड ने 15 अप्रैल तक जापानी सेना द्वारा ब्लॉक किए गए रास्ते में घुसने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 18 अप्रैल तक ब्रिटिश सैनिक कोहिमा पर हमला करने के लिए तैयार थे। 18 अप्रैल की सुबह ब्रिटिश सेना के टैंक पहुंच गए और पश्चिम में हमला किया। लड़ाई 4 हफ्ते चली। 13 मई को आखिरकार जापानी बंकरों को ब्रिटेन के टैंक ने तबाह कर दिया। मई के अंत तक जापानी सैनिकों का रसद समाप्त हो गया, जिसके कारण वे पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। दोस्तों, यहाँ पर रॉयल एयरफोर्स ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। जापान के ठिकानों पर हमले के साथ रसद और जवानों की सप्लाई जारी रखी। 22 जून को जापानी सेना मैदान से पीछे हट चुकी थी। माना जाता है कि पूर्वोत्तर के इस युद्ध में जापान को 53,000 सैनिकों को खोना पड़ा। ब्रिटिश और भारतीय सेना को इम्फाल में 12,500, वहीं कोहिमा में 4,000 जवानों की क्षति उठानी पड़ी। दोस्तों, इस युद्ध के परिणाम की बात करें, इस युद्ध के बाद जापान को बर्मा से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध में जापानियों की हार हुई और भारत का इतिहास नए सिरे से लिखते लिखते रह गया। यदि जापान भारत या इसके बड़े भूभाग पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता तो यह मित्र देशों के लिए बड़ा सामरिक नुकसान होता। साथ ही भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता, क्योंकि संभव है कि मात्र 3 वर्ष बाद भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता जापानी शासन के तले संभव न हो पाती। तो दोस्तों, ये थे वो 5 युद्ध जिसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।